अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीक 12 का आखिरी लेक्चर करेंगे। पहले दो लेक्चर्स थोड़े लंबे हो गए तो इस लेक्चर को वी विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। इस लेक्चर को हम कंटिन्यू वहीं से करेंगे जहाँ से हमने लेक्चर नंबर 2 को ख़त्म किया था। इस लेक्चर के कंटेंट्स जो हैं वो चैप्टर 6 और चैप्टर 11 से लिए गए हैं आपकी बुक से। कुछ चीज़ें जो हैं वो ओपनहाइम की डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग पे ली गई हैं चैप्टर नंबर 4 से, लेकिन मैंने नोटेशंस को चेंज किया है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ओपनहाइम की नोटेशंस थोड़ी डिफरेंट है। इसके अलावा कुछ जो है वो मैंने इंटरनेट से भी चीज़ें ली हैं। तो वी विल स्टार्ट विद अ ब्रीफ रिकैप ऑफ व्हाटएवर वी वर डूइंग इन लास्ट लेक्चर। इसके बाद वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल digital to analog converter. फिर we will talk about sampling rate conversion and then digital upsampling. ये वाली चीज़ जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, इसमें भी टॉक्ड अबाउट सैम्पलर, जिसमें एक तो हमने ये देखा था कि एलियासिंग नहीं होनी चाहिए, दूसरे देखिए हमने देखा था कि एलियासिंग ना भी हो तब भी जब आप सैम्पल एंड होल्ड सर्किट को यूज़ करते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस कि एनालॉग सर्किट होता है जिसकी वजह से इसमें एरर आ सकता है। दूसरा सोर्स ऑफ एरर जो कि प्रैक्टिकल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में मौजूद होता है वो ए टू डी वो क्वांटाइजर होता है, और क्वांटाइजेशन में भी सॉ कि देयर इज ऑलवेज सम क्वांटाइजेशन एरर जो कि बीच में इंट्रोड्यूस हो रहा होता है ड्यू टू क्वांटाइजेशन, और उस एरर या क्वांटाइजेशन की गुडनेस को मेजर करने के लिए भी डिफाइन द रेशियो ऑफ सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो, जिसको हम 10 log 10 px over pm dB में ये होता है से रिप्रेजेंट करते हैं। px जो है वो पावर ऑफ सिग्नल होता है जो कि हम यूज़ करते हैं, और pn जो है नॉइज पावर है जो कि क्वांटाइजेशन की वजह से ऐड हो रही होती है। और इसमें वी सॉ हमने क्वांटाइजेशन नॉइज को काफ़ी ज़्यादा लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। वी अस्यूम कि क्वांटाइजेशन नॉइज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन माइनस डेल्टा वाई टू डेल्टा वाई टू, जबकि डेल्टा इज द साइज ऑफ द क्वांटाइजेशन इंटरवल। हम यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन की बात कर रहे थे, और उसमें वी सॉ के जो मीन ऑफ हमारे पास क्वांटाइजेशन एरर है वो ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से पावर जो है वो इसके वेरिएंस की इक्वल आ जाती है, और वेरिएंस भी हमने कंप्यूट की थी। और एट द एंड ऑफ द लास्ट लेक्चर जहाँ हम पहुँचे थे वो ये वाला, देयर वाज हमने ये देखा था कि SQNR को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ये कि R और सिग्मा एक्स। अच्छा, सिग्मा एक्स स्क्वायर को हम स्टैंडर्ड वेरिएंस कहते हैं, और सिग्मा एक्स विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड deviation. So standard deviation is sigma x, ये स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अच्छा, हम आपके बुक के एग्जांपल से जो है यहाँ सिग्मा एक्स जो है यहाँ पर वो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सिग्नल एक्स ऑफ एन है, और आर जो है वो क्वांटाइजेशन का रेंज। सो मैं आपकी बुक की एग्जांपल ही करूँगी जिसमें वी आर अस्यूमिंग कि जो हमारे पास सिग्नल है एक्स ऑफ एन है, दिस इज उसकी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, विच मीन्स कि कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड फॉर सिग्नल ऑल्सो वी आर अस्यूमिंग के जीरो मीन है, यानी ये इसका मीन है विच इज इक्वल टू जीरो, या सिग्मा म्यू एक्स जो है इसको मैं जीरो ले लेती हूँ। और अगर ये जीरो ना भी हो तो हम इसको जीरो कर सकते हैं किसी भी रैंडम वेरिएबल के मीन को, तो दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। हम इसको जीरो किस लिए कर रहे हैं, बिकॉज इन दैट केस ओनली वी कैन राइट p ऑफ x इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर। ओके, अब इस केस में हमारे पास जो एक चीज़ याद रखने की है वो ये कि अगर आप 3 स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ से ले रहे हैं, यानी 3 सिग्मा एक्स का रीजन यहाँ से ले रहे हैं, और
3 सिग्मा एक्स मीन की दूसरी साइड पे ले रहे हैं या टोटल 6 सिग्मा एक्स ले रहे हैं, तो इट कवर्स एक्चुअली 6 सिग्मा एक्स जो है इट कवर्स एक्चुअली 99% ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी जो भी एक्स है उसका अगर ये दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो कि ये बता रहा है कि जीरो कितने एक्स जो है उनकी वैल्यू जीरो है, कितने एक्स प्रोबेबिलिटी जीरो वैल्यू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और x की जो है ये वैल्यू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये वैल्यू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर हम सिर्फ वो निकाल लें कि जो 6 सिग्मा के रेंज में जो वैल्यूज हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो 99% रेंज कवर हो जाती है। नाउ इन योर बुक एग्जांपल दे हैव अस्यूम्ड कि जो r है या क्वांटाइजेशन की रेंज को हम 6 सिग्मा x ले लें, यानी व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम 99% ऑफ द x जो है उसकी वैल्यूज को कवर कर रहे हैं। हम अगर 6 सिग्मा एक्स की जगह मैं यहाँ पे रख देती हूँ इक्वेशन में, तो व्हाट विल हैपन कि ये सिग्मा एक्स जो है वो सिग्मा एक्स से कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बिकम -20 log ऑफ 6 आ जाएगा यहाँ पर, और ये कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। यू कैन कंप्यूट इट योरसेल्फ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आपके पास इस केस में क्या हो जाएगा, एस क्यू एन आर जो है दैट विल बिकम 6.02 b प्लस सम कांस्टेंट नंबर। इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास एक ये डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन हो गई है नॉइस की भी एंड सिग्नल की भी, उसके बाद जो आपके एसक्यूएनआर है इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द नंबर ऑफ बिट्स। तो इट मींस कि अगर आप नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज करते हैं जस्ट बाय 1 तो एसक्यूएनआर कितना इंक्रीज हो जाता है 6.02 एंड इट विल रिमेन द सेम नो मैटर आप मतलब रिमेन द सेम का मतलब है कि कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी बेस्ड अपॉन कि आपने सिग्नल जो है वो की क्वांटाइजेशन रेंज क्या ली है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या ली है, बट द थिंग इज कि देयर विल बी सम कांस्टेंट हियर, लेकिन जो फैक्टर इफेक्ट कर रहा है वो v के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होगा। इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज के अगर आप क्वांटाइजेशन लेवल बढ़ा देते हैं, क्योंकि v बढ़ाने का क्या मतलब है कि वी आर टेकिंग मोर, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास सिग्नल है, अगर मैं सिर्फ 2 क्वांटाइजेशन लेवल रखती हूँ तो जाहिर है एरर ज़्यादा है। अगर मैं और इसमें मुझे सिर्फ B1 की जरूरत होगी, अगर मैं B को 2 कर देती हूँ तो आई कैन कवर 4 क्वांटाइजेशन लेवल और एरर कम होगी। तो इट एक्चुअली मेक्स सेंस, लेकिन कितना एरर कम हो रहा होगा, 6.02 का फैक्टर है जिससे एरर में कमी या ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि आप क्वांटाइजेशन जो है उसको कम या ज़्यादा बी को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। ओके सो ये हमारे पास A to D कन्वर्टर खत्म हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रैक्टिकल डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में जो है याद रखें कि जो हमारे पास ये इनपुट सिग्नल है ये क्या आ रहा है, दिस इज एक्चुअली द बाइनरी कोड वर्ड आ रहा होता है यहाँ पर 0 और 1 की फॉर्म में, जिसको हमने डिस्कस नहीं किया है, आपने प्रोबेबली कम्युनिकेशन सिस्टम में डिस्कस किया हुआ होगा कि किस तरह से कोड में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उससे कोई फर्क हमारे सिस्टम पे नहीं पड़ रहा, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। जो पहला आपके पास हमारा ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का ब्लॉक है, व्हाट इट डज इट कि ये बाइनरी कोड वर्ड को लेके इसको कॉरस्पॉन्डिंग नंबर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये इस तरह से जो है ये कोड वर्ड आ रहा है इनपुट के तौर पे, और आउटपुट पे जो है ये एक नंबर प्रोवाइड कर रहा है जो कि उस कोड को कॉरस्पॉन्ड कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि इसके आउटपुट पे हमें सैंपल्स मिल रहे हैं। अगला स्टेप क्या होना है, अगर फर्ज करें कि ये मेरे पास आउटपुट पे सैंपल्स आ रहे हैं, तो अगले में आई वांट टू इंटरपोलेट कि जो बीच में मिसिंग वैल्यूज है उनको फिल अप करना चाहते हैं। इंटरपोलेशन के लिए वी हैव सीन कि हम क्या करते हैं, आइडियली क्या होता है, सिंक इंटरपोलेशन होती है जिसको हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। हाउएवर आइडियल इंटरपोलेशन इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रीजन कि एक तो ये कि सिंक जो है वो हमारे पास इनफाइनाइट ड्यूरेशन का है, प्लस हमें सम भी इनफाइनाइट चाहिए, जिस दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के इंटरपोलेटर्स यूज करते हैं, और सबसे सिंपलेस्ट जो है दैट इज सैंपल एंड होल्ड इंटरपोलेटर। बहुत सिंपल है। टाइम डोमेन में क्या है, दिस इज जस्ट वन बिटवीन 0 से t तक, और t इज द टाइम पीरियड, विच मीन्स के जब आप ये इंटरपोलेटर अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली क्या हो रहा है कि पूरे टाइम पीरियड के लिए आपके पास एक ही जो वैल्यू है सैंपल की वही होल्ड हो रही है। ठीक है, और यानी इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास
सैंपल के दरमियान की जगह है, दे जस्ट बिकम कांस्टेंट। सो अब आपके पास अगर सिग्नल जो था वो फॉर एग्जांपल साइनोसॉइड था, उसके सैंपल्स थे, तो कहीं पे भी जो है वो फिलअप इस तरह नहीं हो रहा होगा साइन की तरह, बल्कि हमें स्टेयरकेस की कुछ इस तरह की फॉर्म में जो है वो आउटपुट मिल रहा होगा, ठीक है, बजाय इसके कि ये इस तरह से फिलअप हो रहा। और मगर ये कि बहुत सिंपल है, बिकॉज इसमें जो है यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट आप जो है वो स्टेयरकेसेस को बेस्ड अपॉन द सैंपल वैल्यू प्लेस करते चले जा रहे हैं। Now what is happening in the Fourier domain, यानी इसका स्पेक्ट्रम क्या होगा? अगर आप ये सिग्नल लेते हैं तो इसका स्पेक्ट्रम मैंने यहाँ कंप्यूट किया है। सिंपल कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाया हुआ है, और इस फॉर्मूले को लगा के सिंपल जो इंटीग्रेट किया है, और यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया हुआ है कि ये जो एफ ऑफ टी है बाय 2 को कॉमन निकाला, वही माइनस जे टू बाय एफ ऑफ टी बाय 2 को कॉमन निकाला, विच इज दिस ट्रिक बिकॉज आई वांट टू कन्वर्ट दिस होल थिंग इनटू साइन और कोसाइन। यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि ये साइन की फॉर्म में आ गया, क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन में निकाल दूँ। तो यानी अब मेरे पास जो है स्पेक्ट्रम इस सैंपल एंड होल इंटरपोलेटर का इस फॉर्म में है। अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये इस तरह आता है, जो इसमें जो चीज़ आपको, और इसमें देखें ये आइडियल जो सिंक इंटरपोलेटर का जो फोरियर है वो भी आया हुआ है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंक इंटरपोलेटर का जो फोरियर है वो -1/2t से 1/2t है, विच इज एक्चुअली 1/2t इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये माइनस एफ ऑफ एस बाय से टू से एफ ऑफ एस बाय टू तक है, विच इज समथिंग वी नो के शुड हैपन। लेकिन जो हमारे पास ये सैंपल एंड होल्ड इंटरपोलेटर है, इसका जो स्पेक्ट्रम है ये माइनस एफ ऑफ एस से एफ ऑफ एस तक है, विच मीन्स कि यहाँ जो बीच की वैल्यूज हैं वो एलियस हो रही हैं, विच इज अनडिजायरेबल, जिसकी वजह से इसका मतलब है कि दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग टाइम में जो है हमें रिकंस्ट्रक्शन नहीं मिल रही, और वो इसके और उसका वो हो ये जो टाइम ये बेसिकली ये जो शार्प एजेस आ रहे हैं ना टाइम में, वो इसकी वजह से आ रहे हैं। तो अगर हम इनको स्मूथ आउट करना चाहें तो व्हाट वी कैन डू इज, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है कि हम लो पास स्मूथिंग फिल्टर लगा सकते हैं। वो फिल्टर क्या करेगा? वो फिल्टर जो ये एफ ऑफ एस बाई 2 की बियॉन्ड जो फ्रिक्वेंसीज है उनको फिल्टर आउट कर देगा, या इन अदर वर्ड्स ये जो एजेस हैं इनको स्मूथ आउट कर देगा, तो आपको अप्रोक्सीमेशन उस तरह से मिल सकती है। So this is something जो which we practically do, because ये जो ideal interpolation है ये हम कभी भी नहीं कर सकते। However, this is not the only interpolator जो कि हम यूज करते हैं, हम linear interpolator भी यूज कर सकते हैं। linear में हम क्या करते हैं कि ये constant के बजाय ये जो दोनों samples के दरमियान की जगह है वो linearly fill up हो रही हो। So that is a bit better approximation of actual signal as compared to linear interpolator, और सॉरी सैंपल एंड होल्ड। और अगर लीनियर इंटरपोलेटर का आप स्पेक्ट्रम देखें तो यू विल सी कि इट विल बी बेटर देन दिस सैंपल एंड होल्ड वाला, विच मीन्स के इसका जो है वो इतनी इंटरफेरेंस नहीं होगी, और इट विल बी अ बिट nearer to the ideal, but it still there will be some aliasing interference of the other frequencies इसके अंदर हो रही होंगी। So in this way, if we keep on increasing the form of the order of interpolator, linear के बाद हम quadratic भी ले सकते हैं, cubic भी, तो वो जो बीच में interpolation है वो बेहतर होती जाती है, and it becomes closer to the ideal or sync interpolator. But you remember this thing that sync interpolator is something that we can never implement. Okay, so now this actually ends the part of the lecture in part of the course जिसमें हम A to D और D to A converter की बात करते हैं, which means के going from discrete to continuous to discrete and discrete to continuous। और इसमें जो है we actually talked about ideal cases, then we talked about कि जब आप discrete में चले गए हैं तो सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए आप वो फिल्टर या वो सिस्टम कैसे निकाल सकते हैं जो कि उसी तरह से प्रोसेस करे जिस तरह एनालॉग में प्रोसेसिंग होती है। और अब लास्ट लेक्चर में और इसमें शुरू में वी हैव टॉक्ड अबाउट के एक्चुअल प्रैक्टिकल ए टू डी और डी टू ए कन्वर्टर्स में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं और वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं।
Now we will come to a very different concept, which is sample rate conversion. What is the sample rate conversion? Let's suppose कि मेरे पास एक सिग्नल था, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल था, और उसके मुझे सैंपल्स मैंने बना लिए, यानी सैम्पलिंग कर लिए, ठीक है, एंड आई हैव दिस आउटपुट मुझे मिल गई है, ठीक है। अच्छा, अब देयर आर नंबर ऑफ वेज कि जिससे हमने सैम्पलिंग की हुई है। एक तो ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगर ये आपके पास वॉइस सिग्नल था, तो इसमें आपने क्या किया हुआ है कि एक्स ऑफ टी आपके पास था, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये इस तरह का कोई सिग्नल हो और आपने इसकी सैम्पलिंग कर दी है, ठीक है। या अगर ये ईजी का सिग्नल है, तो जो जो हमारी डिवाइस होती है, जो जिसे हम कलेक्ट कर रहे होते हैं ईजी, वो सैंपल्स ही ले रहा होता है कंटिन्यूस के बजाय। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मुझे कंटिन्यूस से जो है वो ये सैंपल्स मिले हैं डिस्क्रीट में। नाउ द इशू इज, लेट्स सपोज कि जिस तरह लेट्स टॉक अबाउट ईईजी सिग्नल कि मेरे पास 512 सैंपल्स पर सेकंड के हिसाब से कलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन आई फील कि मुझे इतने ज़्यादा सैंपल्स को वो प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, हाफ ऑफ द सैंपल से भी मेरा काम चल जाएगा। इट मीन्स कि समहाउ मैं 512 से सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को हाफ करना चाहती हूँ, ये 256 पे लेके आना चाहती हूँ। अब एक तरीका तो ये है कि मैं दोबारा से कलेक्ट करूँ 256 के हिसाब से, विच डजंट मेक सेंस, कि पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। और दूसरा तरीका जो है वो क्या हो सकता है कि जो मेरे पास x ऑफ n है, इसी में से मैं हर ऑल्टरनेट सैंपल को ड्रॉप कर दूँ और हाफ सैंपल्स ले लूँ। ओके, दूसरा जो सिनेरियो हो सकता है वो ये कि आपने बेसिकली सैंपल नहीं लिए थे, बल्कि एक्चुअल में आपने कंटिन्यूस सिग्नल लिया था, फॉर एग्जांपल वॉइस सिग्नल है, और आपने कोई सैम्पलिंग की है। अब उस केस में अगर आप सैम्पलिंग रेट को चेंज करना चाहते हैं, कम सैंपल चाहते हैं, तो व्हाट कैन बी द मेथड कि आप उनके पास सैंपल थे, उससे फिर एनालॉग में जाएं, फिर दोबारा नए सिरे से सैंपल करें नए रेट के साथ, और फिर डिजिटल में वापस आएं। बट द इशू इज कि उस केस में आपको एनालॉग सर्किट से गुजरना पड़ेगा, क्वांटाइजेशन होंगे, देयर विल बी सो मेनी एरर्स जो कि दोबारा से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तो दैट इज नॉट समथिंग डिजायरेबल। तो जो हम सैम्पलिंग रेट कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मोस्टली हम क्या करते हैं कि जो डिस्क्रीट सिग्नल है उसी में सैंपल्स को या तो कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं। अगर हम ज़्यादा कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड अप सैम्पलिंग, और अगर कम कर देते हैं तो डाउन सैम्पलिंग। अब डाउन सैम्पलिंग तो एक मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि ईजी सिग्नल की एग्जांपल हो सकती है कि बहुत ज़्यादा सैंपल्स हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आई एम जस्ट ड्रॉपिंग सम ऑफ देम। अप सैम्पलिंग क्या हो सकती है, आप लोग एक्चुअली करते भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी की तस्वीर है, आप उसको जूम इन कर रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं, तो बेसिकली जब आप इंक्रीज कर रहे हैं साइज, तो यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सैंपल्स, और बीच में जो आप पिक्सल्स पिक्सल्स की जगह जो है आप ज़्यादा जगह में जब उस चीज़ को डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वो बेसिकली आप समहाउ नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ा रहे हैं, और वो बीच के जो सैंपल्स आपने इंसर्ट किए हैं वो किसी तरह से फिल अप हो रहे हैं, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग कि कैसे हो रहा होता है, बट दिस इज नॉट समथिंग जो कि मैं ऐसी हवाओं में बातें करूँ, समथिंग दैट वी डू अ लॉट, अप सैम्पलिंग भी और डाउन सैम्पलिंग भी। अब और वो कैसे हम करते हैं कि डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट में कि हमारे पास एक सिग्नल है, उसमें से या तो हमने जो है वो सैंपल्स कम कर दिए या ज़्यादा कर दिया। इशू क्या है लेकिन कि अगर वो एनालॉग से कन्वर्ट हो गया है हुआ था सिग्नल, सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो कि एक्चुअल में थी। वाई, वी विल टॉक अबाउट दिस, ठीक है। बट द थिंग इज कि अगर आप डिस्क्रीट से एनालॉग में जाके दोबारा से नए तरह से सैंपल करते हैं, तो उसमें यू डोंट नीड टू वरी कि पहले क्या सैम्पलिंग रेट था। लेकिन अगर आप सैम्पलिंग रेट कन्वर्ट कर रहे हैं डिजिटल से डिजिटल डोमेन में ही, तो उस केस में यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट कि पहले क्या रेट था। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट अप सैम्पलिंग, क्योंकि ये थोड़ी सी आसान है, एंड देन वी विल मूव टू डाउन सैम्पलिंग। अब अप सैम्पलिंग होती क्या है? वेरी इजी। अप सैम्पलिंग का मतलब है we want to increase the number of samples. So let me just take a very simple circuit, very simple signal. Let's suppose कि मेरे पास ये values हैं, 0 पे 0 है, ये 0 पे value है, x ये n है, and this is x of n, ठीक है। और मेरे पास value है 1 2 और 3 पे भी कुछ ले लेते हैं।
And so upsampling में what I will be doing is, and then remember this thing कि ये जो upsample होके मेरे पास आया हुआ है ये किसी continuous time के samples थे, लेकिन मुझे ये मिला हुआ है और मैं इसको सिस्टम से गुजार के नंबर ऑफ सैंपल इंक्रीज करना चाहती हूँ. लेट्स सपोज कि मैं ट्वाइस नंबर ऑफ सैंपल्स करना चाहती हूँ. सो मेरे पास जो y ऑफ n हो जाएगा that will be equal to x of n by 2. Okay, what does it mean कि सपोज 0 पे 0 ही था कि मेरे पास y 0 will be same as x 0, y1 will be equal to x half, which is nothing, 0 ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, because x half तो है ही नहीं. y2 will be equal to x and so which actually means कि मेरे पास 0 की वैल्यू तो 0 पर है जो भी, 1 की वैल्यू जो है वो 2 पे चली जाएगी, 2 की वैल्यू 4 पे, और सो 1 की वैल्यू 2 पे जाने का क्या मतलब है, 1 के ऊपर एक 0 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ जो था एक 1 के ऊपर ये 0 आ जाएगा. 2 चल पे चला गया, 3 पे फिर एक और 0 आ गया बिकॉज देयर इज नथिंग, फिर 4 आ गया, फिर एक और 0 आ गया, और फिर सो इट मीन्स के y ऑफ n जो है इसमें नंबर ऑफ सैंपल्स डबल हो गए हैं, और मोस्टली जो है वो हम जो बीच के सैंपल जो हम ऐड कर रहे हैं वहाँ हम जीरो ऐड कर देते हैं. सो व्हाट आर वी डूइंग, ये जो इसको हमने इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि y ऑफ n इज x ऑफ n ओवर l, वेयर l इज एन इंटीजर. ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं कि n माइनस वन सैंपल्स इन बिटवीन कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, और मोस्टली इसको जीरो कर रहे हैं, बाद में हम इसको इंटरपोलेट करना चाह रहे होते हैं. सो इन टाइम डोमेन हम मोस्टली अप सैम्पलिंग को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से. ठीक है, अब दिस इज अगेन नॉट समथिंग डिफिकल्ट. इस तरह फॉर एग्जाम्पल, सो y ऑफ n विल बी इक्वल टू summation k from minus infinity x of n. लेट्स सपोज कि मैं l को 2 ले रही हूँ जिस तरह हमने पिछले एग्जाम्पल में थी, तो डेल्टा ऑफ n माइनस 2k, which mean कि it will be equal to x of लेट्स सपोज कि मैं 0 के इर्द गिर्द वाले कुछ वैल्यूज ले रही हूँ, तो -2 से करते हैं, x ऑफ -2 डेल्टा ऑफ ये -2, जाहिर ऐसे पीछे भी वैल्यूज हैं लेकिन आई एम जस्ट इग्नोरिंग दैट. तो n प्लस 4 x of -1 delta of x plus 2 plus x of n plus x of n, sorry, delta of n plus x of delta of n minus delta of n minus 4. ठीक है, अब ये वही चीज़ है, देखें 4 वाला पे डेल्टा x ऑफ -2 की वैल्यू कहाँ जा रही है, इक्वल टू -4 पे, -1 इज गोइंग इन -2, 0 जो है वो 0 पर ही है. सो इट मीन्स कि 2 के डिफरेंस से आ रही है, या l माइनस 2 के डिफरेंस पे आ रही है, या बीच में l माइनस 1 0 ज़्यादा हो रहा है. तो जो भी वैल्यूज बीच पे आ रही हैं वो उसी तरह से जिस तरह से हमने पीछे देखा है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये तो टाइम डोमेन में हो गया कि हमने सैंपल्स ऐड कर दिए जितने भी हमने इंक्रीज कर. फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है कि अब हमारे पास z ऑफ n जो है वो लेट्स सपोज कि हमारे पास जो सैंपल होने के बाद वैल्यू y लिखूं या z लिख लूं, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे z लिख लिया है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, z ऑफ ओमेगा विल बी इक्वल टू summation n from minus infinity
z of n e minus j omega n which is equal to, अब मैं इसकी वैल्यू अगर लगा देती हूँ n from minus infinity to infinity, k from x of n delta of n minus k L time e raised to the power minus j omega n. ओके और अब मैं एक और काम यहीं पे कर रही हूँ, आई एम टेकिंग दिस एक्स ऑफ एन आउट, मीनिंग यहाँ लिख रही हूँ उसको, बिकॉज एन पे है ना इसका समीशन। अब व्हाट विल दिस बिकम, डेल्टा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि दिस विल बिकम n इक्वल टू के एल पे ओनली आ रहा होगा, सो आई कैन राइट इट एज n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी to infinity x of n e minus j omega cl. So this is actually Fourier transform k times l. Sorry, omega times l. ठीक है, बिकॉज अगर यहाँ पे ओमेगा n होता तो ओमेगा के साथ आपके पास आ रहा होता, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स, सॉरी, ठीक है, ये ओमेगा एल आ जाता है। So what is actually happening? Okay, so let me just plot the frequency domain में spectrum और फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे रख देंगे। So what is happening? Let's suppose कि मेरे पास जो actual था वो, अब हमें पता है कि अगर मैं x of यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करती हूँ x of ओमेगा क्या होगा, x जो है that is also actually in discrete, तो इस पे जो भी स्पेक्ट्रम होगा x of ओमेगा, ओ सॉरी x of f पहले बनाते हैं क्योंकि ओमेगा में हमने इतना नहीं किया, f of s इसकी कॉपीज बनी हुई होंगी और लेट्स सपोज कि मैं इसको माइनस बी से कह रही हूँ, ये देखिए ये एनालॉग नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्योंकि यहाँ से चल रहे हैं ना एनालॉग, तो ये माइनस एफ ऑफ एस पर है, ठीक है। अच्छा अगर मैं ओमेगा, क्योंकि ये ओमेगा में आया हुआ है, तो अगर मैं ओमेगा की टर्म में इसको लिखती हूँ तो ओमेगा और एफ ऑफ एस का क्या रिलेशनशिप है, ओमेगा और एफ का क्या रिलेशनशिप था, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ ओवर एफ ऑफ एस, या इन अदर वर्ड्स अगर मैं ओमेगा एक्सेस लेती हूँ तो ये सारी कॉपीज, ये कॉपी बनी हुई होगी पाई के ऊपर, दिस विल बी एट माइन, और यहाँ इसके पास यहाँ माइनस एफ ऑफ एस 2 पाई के ऊपर बनी होगी, और जी सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि अगर आप f से ओमेगा में जा रहे हैं, सो यू हैव टू डिवाइड द एक्सिस बाय 2 पाई बाय एफ ऑफ एस, जो भी f था उसको 2 पाई बाय एफ ऑफ एस से करना है, तो दिस एफ ऑफ एस विल इक्वल टू 2 पाई एफ ऑफ एस बाय 2 जो यहाँ पर था हमारे पास, जिस पे हम बस फिल्टर लगा देंगे, दिस विल गो टू पाई, और ये जो b माइनस बी जो b तक है ये 2 पाई b बाय एफ ऑफ एस से लेकर माइनस माइनस 2 पाई b एफ ऑफ एस से लेकर 2 पाई b एफ ऑफ एस तक हो जाएगा। Let me write it again.
by b over f। अच्छा, दिस इज x ऑफ ओमेगा। x ऑफ ओमेगा l का क्या मतलब है कि जो एक्सिस है it is divided further by l, which means कि लेट्स सपोज कि मैंने अगर l को 2 लिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास की जो कॉपी 2 पाई पे बन रही थी ये पाई पे चली जाएगी। अच्छा, ये श्रिंक हो जाएगी जो सेंटर की कॉपी है बाय l के, ये 2 पाई b बाय 2 f ऑफ s आ जाएगा। ओके, जो कॉपी 2 पाई पे थी ये पाई पे आ जाएगी, जो 4 पाई पे थी वो 2 पाई पे आ जाएगी। सिमिलरली -2 पाई वाली जो है वो माइनस पाई पे आ जाएगी। एंड इसका स्प्रेड भी सबका चेंज होता रहेगा, ठीक है। और ये याद रखें कि ये स्केलिंग भी हमारे पास एफ ऑफ एस से ऑलरेडी थी। अब उस स्केलिंग पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सो एक्सेस जो है वो पूरे का पूरा ओमेगा के बजाय ओमेगा एल हो जाता है। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि जो मेरे पास जीरो से यानी जो अब आपके पास देखें कॉपीज कहाँ कहाँ बन रही थी, 0 और 2 पाई पे और -2 पाई पे। तो जितने आपने एल रखा है उतनी ही स्पेक्ट्रम की कॉपीज जो है वो 0 से 2 पाई के दरमियान में आ गई हैं, और स्पेक्ट्रम जो है वो श्रिंक भी हो जाएगा बाय द सेम फैक्टर। इसका इफेक्ट क्या होगा वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर